डॉक्टर मिश्रा की जान निकल चुकी थी। वो डरने वालों में से नहीं था, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। कभी भी उसके सामने जिन भूत की बात की जाती तो वो हंसना शुरू कर देता और वो लेक्चर देता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इंसान का तख़य्युल होता है, इंसान अपने इमेजिनेशन में ऐसा सोच लेता है। लेकिन अभी उसकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था, एक बकरी का धर नीचे रखा था और उसका बाकी औरत का वजूद लंबा होते होते सीधा खड़ा हो गया था, कोई 12-15 फुट ऊंचा, और हाथ में पकड़े हुए खोपड़ियों को वो जोर जोर से हिला रही थी और खोपड़ियों में से चीखो पुकार की आवाज़ थी कि उसी लम्हे उसने दोनों हाथ इस तरह जोर से फेंके कि वो खोपड़ियाँ उड़ती हुई दरख्तों में जाके लगीं और एक ज़ोरदार चीख दोनों खोपड़ियों में से निकली। जो चीखो पुकार कर रही थी खोपड़ियाँ, उन्हीं में से एक जोरदार दोनों में से चीख निकली जैसे वो किरची किरची हो गई हों। दोनों खोपड़ियां टूट चुकी थी। अब डॉक्टर मिश्रा गाड़ी को रोके हुए ये जो मंजर देख रहा था, जैसे होश में आ गया और उसको लगा कि ये मैंने क्या देखा है। अब आगे की तरफ जाता तो अपने घर की तरफ ही जा सकता था, जो वीराने में था, जो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे जाना इस वक्त ठीक नहीं था। उसने कहा फौरी तौर पे मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वापस जाना चाहिए। उसने उसी वक्त रिवर्स गियर लगाया, गाड़ी को तेज़ी से घुमाया और उसने गाड़ी वापसी की तरफ भगा दी। जिस रास्ते से आ रहा था अब उसी रास्ते पर वो वापस जा रहा था। अब उसकी गाड़ी की स्पीड इंतहाई तेज़ हो गई थी। उसके जिस्म के ऊपर एक लर्जा तारी हो चुका था, खौफ तारी हो चुका था। ये उसका वहम नहीं था, उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, उसने हकीकत में एक इंतहाई भयानक मंजर देखा था। और तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जो दूर तक गाड़ी की रोशनियां उस सड़क को क्लियर कर रही थी कि तभी उसने देखा सामने रोड के बीच में वही मंजर फिर से कायम था। वही जो उसने पीछे छोड़ के मंजर को आया था, उसी तरह ही वो बकरी का नीचे वाला धड़ ज़मीन पे था और उस औरत का ऊपर वाला धड़ लंबा होके उसी रोड के बीच में वो अपने बाजू खोले इस अंदाज में खड़ी थी जैसे वेलकम करने के लिए खड़ी हो कि आओ मैं फिर से तुम्हारे सामने आ गई हूँ। और ये नामुमकिन था, उसको वो बहुत पीछे छोड़ आया था और तेज़ी से गाड़ी भगाता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन वो फिर से रोड के बीच में मौजूद थी। उसने फैसला कर लिया कि मुझे गाड़ी को रोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टक्कर मारनी पड़े इसको, गाड़ी के साथ मैं इसको टक्कर मार दूंगा, लेकिन मुझे आगे जाना है। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी कि अगर इसको टक्कर भी मारना है, ये कोई इंसान तो है नहीं जो मैं इसका एहतियात करूं या इसको बचाऊं, ये तो कोई और मखलूक है, मुझे भागना है, निकलना है। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा तो इतनी ज़ोर से उसकी टक्कर लगनी चाहिए थी कि गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन वो आराम से ही उसके अंदर से गुजर गया। गाड़ी को कोई चीज़ महसूस तक भी नहीं हुई कि गाड़ी को कोई चीज़ टच हुई है। और गाड़ी वो तेज़ी से चलाता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। उसके हवास भागता हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जो ज़िंदगी में आज तक डरा नहीं था, आज कांप रहा था। गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए, उसकी जगह पे कोई और होता, उसका हार्ट फेल हो जाता, वो बेहोश हो जाता, लेकिन वो एक मजबूत आसाब का मालिक था, लेकिन इस वक्त घबरा चुका था। खौफजदा अंदाज में गाड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाता हुआ आगे जा रहा था कि तभी उसको महसूस हुआ कि गाड़ी की छत के ऊपर कोई मौजूद है और छत के ऊपर आवाज़ आई जैसे कोई कंडक्टर बस को रोकता है या कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस अंदाज में गाड़ी की छत को ऊपर से खटखटाया गया और उसी लम्हे उसने देखा उसी औरत ने अपना सर, उसके सामने वो जो विंड स्क्रीन थी, गाड़ी का सामने वाला शीशा होता है, उसके ऊपर वो लेटी हुई थी कि उसने देखा कि एक सर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है और वो सर किसी और का नहीं, उसी ही औरत की चेहरा था। उसके दो बड़े बड़े दांत गाड़ी के शीशे पे लाइनें मारते हुए जा रहे थे। उसने अपना मुंह खोल रखा था और उसके दो बड़े बड़े जो दांत थे वो गाड़ी के शीशे को वो टकराती हुई अपना चेहरा गाड़ी के शीशे की जो विंड स्क्रीन थी उसके बिल्कुल दरमियान में ले आई। अब वो यकीनन छत पे इस अंदाज में लेटी होगी कि उसका वजूद छत पे था और उसका मुंह गाड़ी के शीशे पे, और वो मुस्करा कर अंदर ड्राइविंग करते हुए डॉक्टर मिश्रा को देख रही थी और उसके दांत जो गाड़ी के शीशे से टकरा रहे थे वहीं से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा लगता था जैसे शीशे के अंदर से खून निकल रहा हो।
डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मुझे गाड़ी को चलाते रहना है, अगर मैंने गाड़ी रोकी तो बहुत गलत हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी को नहीं रोकना। उसने गाड़ी भगाता रहा। रात की उस वीरानी में जहां हर तरफ खामोशी थी, एक गाड़ी का इंजन जो तेजी के साथ बढ़ता हुआ आगे जा रहा था और शोर पैदा कर रहा था कि तभी उसने देखा वो सर आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, जैसे वो वापस अपने सर को ऊपर छत की तरफ खींच रही हो। और वो सर ऊपर की तरफ चला गया तो जैसे उसको लगा कि वो बला टल गई है, लेकिन ये उसका वहम था। उसने एक जोरदार सांस लिया, गहरा सांस, जैसे मैं मरते मरते बचा हूं। अगर वो सर इसी तरह आगे रहता तो मेरी गाड़ी का हादसा हो सकता था, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है कहीं से भी टकरा जाती किसी चीज़ से, मैं मर सकता था। मुझे गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता करना चाहिए। और उसी लम्हे जब वो सर पीछे चला गया तो उसने गाड़ी की स्पीड को भी आहिस्ता कर लिया और एक ठंडा सांस लिया, एक गहरा सांस। और उसी लम्हे उसके कानों ने एक कहका सुना, हा 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 हा। एक औरत का कहका, एक औरत का कहका। वो क्लियर उस कहके को सुन पा रहा था कि तभी उसने अपने सामने लगे हुए बैक मिरर को, उस शीशे को देखा जिससे आप पीछे देख सकते हैं। जैसे ही निगाह डाली उसने बैक मिरर पे तो उसने देखा वही उसकी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। वो खौफ के मारे अपनी जगह से हिल पड़ा। उसके बकायदा वजूद को एक झटका सा लगा पीछे उस बैक मिरर की तरफ। जैसे ही उसने देखा, उस कहके की आवाज सुनने की वजह से ही उसकी निगाह उस बैक मिरर पे पड़ी तो उसने देखा वही अब पीछे बैठी हुई थी और कहके लगा रही थी। सिर्फ फर्क ये था कि उसके दांतों से मुसलसल खून टपक रहा था। अब डॉक्टर मिश्रा ने सोचा कि मैं क्या करूं, ये जो चीज भी है इसको मैं पहले भी देख चुका हूं, लेकिन अब मेरी गाड़ी के अंदर मौजूद है, पीछे बैठी है। उसने उसका सिर्फ बैक मिरर में चेहरा ही देखा था, मुड़ के उसके वजूद को नहीं देख सका था कि अब उसका वजूद उसी तरह नीचे वाला बकरी का वजूद है और ऊपर वाला धड़ औरत का। लेकिन सिर्फ बैक मिरर में उसको उसकी शक्ल ही नजर आई थी कि उसके दांतों से खून टपक रहा था। उसने गाड़ी को चलाना जारी रखा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने औसान ख़ता नहीं होने देने, अपने आप को नॉर्मल रखना है। और अभी तक इसने अगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया तो शायद ये मुझे आगे भी नुकसान ना पहुंचाए। बस मुझे ख्याल रखना है कि गाड़ी का कहीं हादसा ना पेश आए। उसने गाड़ी की स्पीड जितनी रखी हुई थी उतनी ही स्पीड रखी और गाड़ी को इस अंदाज में चलाता रहा कि अगर कहीं मैं ऐसी आबादी तक पहुंच जाऊं तो शायद बचत हो जाएगी। बस मुझे गाड़ी को हादसे से बचाना है और आबादी तक पहुंच जाना है। और वो गाड़ी चलाता रहा कि तभी गाड़ी चलाते चलाते एक कहका फिर से सुनाई दिया। अब वो कहका पीछे से नहीं, उसके साथ ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट सीट जो होती है ड्राइविंग सीट के साथ, उसी फ्रंट सीट पे वो आकर बैठ गई थी। अब उसका कद बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह का उसका कद था, एक हसीनो जमील नॉर्मल औरत, लेकिन उसके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका वो जो नीचे वाला धड़ था, जो अभी तक बकरी के धड़ को वो देखता आया था, अब वही नीचे वाला धड़ एक औरत में बदल चुका था। एक कपड़ों के बगैर औरत उसी के साथ फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। उसने कहा मुझे इसकी तरफ नहीं देखना और मुझे गाड़ी को चलाते रहना है, क्योंकि उसको एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि अब आबादी करीब थी, अब वो आबादी तक पहुंच ही जाता और शायद उसको हौसला मिलता। कि उसी लम्हे उसने देखा एक आवाज़ आ रही है, अजीबो गरीब सी आवाज़। अब कहका बंद हो चुका है। डरते डरते उसने हल्का सा मुड़ के देखा तो वो एक छुरी के साथ अपनी गर्दन को काट रही थी और उस छुरी के चलने की वजह से जो आवाज़ अजीबो गरीब सी पैदा हुई थी, तो उसके नरखड़े से, उसके अंदर से जिस तरह किसी को काटा जाता है और काटते हुए एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, ऐसी उसके गले में से आवाज़ निकल रही थी और वो अपनी गर्दन को काट रही थी।
और उसके नरखड़े से, उसके अंदर से, उसके गले से अजीबो गरीब सी कटने की आवाज़ आ रही थी। और उसने जैसे ही अपनी गर्दन को काट लिया, अब उसके अवसान ख़ता होने वाले थे। अब वो वाकई हिम्मत हारने वाला था। सामने उसको रोशनियां भी नज़र आनी शुरू हो गई थी। वो आबादी के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, एक ऐसी आबादी के जहाँ पे इंसानों की चहल पहल थी, लोग वगैरह जाग रहे थे। एक शहर का हिस्सा था और शायद वो अस्पताल के भी अपने करीब था, जहाँ पे कुछ ना कुछ इंसान आए रहते थे। और आज वैसे भी इमरजेंसी थी, इसलिए वहाँ पे लोग मौजूद थे। उसको एक हौसला मिला, लेकिन उसी लम्हे उसने अपनी गर्दन को काटा और उसको ना चाहते हुए भी देखना पड़ा कि उसने अपनी कटी हुई गर्दन उसकी गोद में डाल दी। और ड्राइविंग करते हुए जैसे ही कटी हुई गर्दन वही हसीनो जमील चेहरा उसकी गोद में आके गिरा और उसने चौंक के देखा तो उसकी गोद में उसका कटी हुई गर्दन पड़ी थी, जिसमें से खून टपक रहा था। और उसकी आंखें, खुली हुई आंखें जो लाल सुर्ख थीं, उसको देख रही थी। ये आखिरी मंजर था जो उसने देखा और उसके बाद उसको कुछ भी याद ना रहा। जब उसकी आंख खुली तो अपने ही अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो एकदम से उसको याद आया कि वो कहीं सोया हुआ है और उसने अपनी आंखें खोल के देखा ये कमरा कौन सा है, मैं कौन सी जगह पे हूँ। तब उसने देखा कि ये अस्पताल का कमरा है जहाँ पे अमूमन मरीज़ों को लाया जाता है। और उसने बिस्तर पे देखा तो वो देखा वो उसी बिस्तर पे खुद लेटा है। वो एकदम से चौंक गया और कुछ ही देर में डॉक्टर और बाकी लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उससे मुखातिब हुए, डॉक्टर मिश्रा, शुक्र है आप होश में आ गए हैं, क्या हुआ था आपके साथ। उसने फौरन अपने कपड़ों की तरफ देखा, जैसे उसको याद आ गया हो कि कटा हुआ सर जिसमें से खून टपक रहा था, उबल रहा था, उसके कपड़ों पे गिरा था तो उसके कपड़ों पे खून होगा। उसके कपड़ों पे कोई भी खून नहीं था। उसको वो सारे मंजर याद आ गए, कैसे उसने क्या कुछ देखा था कि शुरू में एक बकरी का छोटा सा बच्चा, उसके बाद उसने देखा था कि एक काफ़ी भेड़ बकरियां थीं, खाली 15-20 के करीब, जो रास्ते को क्रॉस कर रही थी। उसको गाड़ी रोकनी पड़ी थी। और उसके बाद फिर उसने देखा था कोई चीज़ तेज़ी से उसको याद आया गुजरी थी। फिर उसको याद आया कि वहाँ पे एक बकरी किस तरह रोड के बीच में खड़ी थी और वो सारे मंजर उसको याद आ गए। उसने उठने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी मदद की और उसको उठा के बिठाया। उसने अपनी पूरी बॉडी को इस अंदाज में चेक किया कि उसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई, उसकी कोई चीज़ फ्रैक्चर तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस ये हुआ कि आपकी गाड़ी सड़क के साइड पे खड़ी हुई थी और आप उसके अंदर बेहोश पड़े थे। जिस अंदाज में गाड़ी की आपने ब्रेक लगाई और जब आपकी गाड़ी आके रुकी है तो कुछ लोग चौंके हैं और उन्होंने आपकी गाड़ी के करीब आए हैं। आपकी गाड़ी को हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन रोकने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई हादसे का, किसी के साथ हादसा होता है और गाड़ी जाके रुकती है। तो आपकी गाड़ी ने एक जगह को हिट किया है, लेकिन ज़ोर से टक्कर नहीं मारी, शायद ब्रेकें नहीं लग रही थी। तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता होते, स्लो होते 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 जाके एक जो बेंच पड़ी हुई थी उसको जाके लगी है और उससे रुक गई है। तो लोगों ने कहा है क्या है, भाग के आपके पास आए हैं तो देखा है आप है अस्पताल में, उन्होंने इतला दी है तो हम आपको वहाँ से उठा के लाए हैं। लेकिन आप बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ था। वो सब मंजर उसको याद थे, लेकिन वो किसी को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी बताए और लोग उसका मजाक उड़ाएं। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा शायद मुझे चक्कर आ गए थे या मुझे नहीं पता मेरी तबीयत में ऐसा क्या हुआ था कि शायद मैं कंट्रोल नहीं रख सका, नींद की कमी थी या पता नहीं क्या हुआ। उसने उनको मुतमईन कर दिया। उन्होंने कहा आप रेस्ट कर सकते हो। उसने कहा नहीं, अब मैं ठीक हूं, मैं खड़ा हो सकता हूं। उसने अपनी जगह से खड़ा होकर देखा, वो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा मुझे मेरे घर जाना है। तो उन्होंने कहा आप अकेले मत जाइए, आपके साथ कोई चला जाता है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, कोई और ड्राइविंग कर लेगा। और ये अगर आप मुनासिब समझें तो ये वहीं पे रुक जाएगा आपके साथ, ताकि आपका ख्याल रखा जा सके, आप वहाँ पे अकेले हैं। उसने शुक्रिया अदा किया। अस्पताल वालों ने एक लड़का उसको दे दिया, यंग सा, उसने ड्राइविंग जानता था। वो डॉक्टर मिश्रा को उन्हीं रस्तों से जब वापस लेकर जा रहा था तो ये दिन की रोशनी थी, हर तरफ उजाला था। लेकिन उस रास्ते से जाते हुए फ्रंट सीट पे बैठे हुए डॉक्टर मिश्रा को वो सब मंजर याद आ रहे थे कि कहाँ कहाँ उसने देखा था। तभी उसको याद आया गाड़ी के शीशे के ऊपर उसने अपने दांत मारे थे और खून निकला था। तो उसने सामने शीशे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी निशान नहीं था। तो क्या वो सब मेरा वहम था?
लेकिन वो तो सब इतना क्लियर था, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, वो मैंने सब कुछ क्लियर देखा था। तो फिर ये सब क्या था? वो उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए अपने घर पहुंच गया। उस लड़के ने उनका ख्याल रखा, 2-3 दिन वो उनके साथ आता जाता रहा। लेकिन डॉक्टर मिश्रा अभी एक काम करते थे, रात को वहां से नहीं गुजरते, शाम होने से पहले ही वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते। और वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो इस बात का पता लगा सकें, जो उनके साथ वाकयात हुए हैं उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। अपने एक दोस्त से उन्होंने राब्ता किया जो उसी शहर में रखता था, उसको अपने घर इनवाइट किया। वो उनके घर आया और वो अपने दोस्त से मुखातिब हुए कि मैंने इस गांव के बारे में एक अजीब व गरीब सी बातें सुन रखी हैं कि यहाँ पे एक अजीब सी कोई औरत है और उसका धड़ ऐसा है, ये क्या मामला है, क्या ये बात सच है? तो दोस्त बोला, आप तो डॉक्टर साहब इन बातों को मानते नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, मुझे इसके बारे में जानना है, उसको ठीक करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो क्या मुझे पता लग सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पता है। अगर आप मुनासिब समझें तो इस गांव का एक शख्स है जिसको मैं जानता हूं, जो पूरी कहानी को जानता है। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो मैं उसको अपने पास ले आऊंगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, हाँ, कल आप उसको अपने साथ ले आइएगा। वो बंदा भी इसलिए समझ गया कि डॉक्टर को किसी मरीज का इलाज करने के लिए बाज़ औक़ात बैकग्राउंड सारा सुनना होता है। तो अगले ही दिन उस बंदे को लेके डॉक्टर साहब के घर पहुंच गया। अब वो शख्स सामने बैठा था और डॉक्टर मिश्रा ने उससे कहा, मुझे वो सब सुनना है जो यहां के लोग जानते हैं। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा भी घर वहीं पे ही है। हम लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, हमारा रोजगार भेड़ बकरियां ही होती हैं। ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमारे ही एक जानने वाले हैं, उनके यहां रात को एक बकरी चोरी हो गई। जब वो सुबह उठे, उन्होंने अपनी बकरियां देखी तो उसमें एक बकरी नहीं थी। वो इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी कि इस इलाके में तो कभी कोई चोरी नहीं होती, क्या कोई चोर आ गया है जो चोरी करके ले गया है? सुबह उठते ही उन्होंने सबको इतला कर दी कि मेरी बकरियों में से एक बकरी रात को चोरी हो गई है। तो बाकी लोग भी अलर्ट हो गए, इसका मतलब है यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, हमें भी अलर्ट रहना है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक और बकरी भी वहां से चोरी हो गई और जब दूसरी बकरी भी चोरी हुई तो ये इतला बाकियों तक भी पहुंची, तो वो बहुत ज्यादा लोग अलर्ट हो गए। फिर एक तीसरी बकरी चोरी हुई। अब हम गांव के लोगों की भेड़ बकरियां एक एक का हमें पता होता है। सुबह कोई एक भी बकरी या भेड़ नजर ना आए, हमें क्लियर पता लग जाता है। सिर्फ बकरियां हमारी चोरी हो रही थी। जब 4 बकरियां हमारी चोरी हुई तो एक हमारे चरवाहे को फलां जगह के ऊपर एक झोंपड़ी जो बनी हुई है, वहां पे एक बूढ़ी औरत सी रहती है, कोई उसके बारे में नहीं जानता, उसके करीब उसको बकरियों की हड्डियां मिली। उसने दूर से देख लिया हड्डियों को और आके लोगों को बताया कि जो फलां जगह पे एक भेड़, जो एक झोंपड़ी सी बनी है जहां वो एक बूढ़ी औरत रहती है, वहां पे बाहर कुछ हड्डियां सी मिली हैं, मुझे लगता है कोई चक्कर है। उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो हमें भी अजीब लग रही है कि उस औरत के पास हड्डियां क्या कर रही हैं। तो गांव के 10-12 लोग इकट्ठे हुए कि हम उस औरत की तरफ चलते हैं। उसका कोई जानता भी नहीं है उसका क्या माजरा है। वो लोग डंडे, सोटे और एक एहतियातन चीज़ लेके जब उस जगह पे पहुंचे तो उनको वाकई जो बकरियों की हड्डियां मिली थी, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो वाकई बकरियों की हड्डियां हैं। अब ये शाम हो चुकी थी। वो लोग आहिस्ता से इस अंदाज में झोंपड़ी के इर्द गिर्द दायरा बनाकर जा रहे थे कि हम जाके देखें कहीं ये औरत तो नहीं है। जब वो झोंपड़ी के करीब गए तो उन्होंने देखा अंदर रोशनी हो रही है और वो औरत एक जगह पे चौकड़ी मार के बैठी हुई है। सामने एक उसने बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है जो बहुत ही खौफनाक और भयानक किस्म की है। उसके आगे एक बड़ा सा प्याला पड़ा हुआ है और उस प्याले के अंदर खून है और वो आंखें बंद करके बैठी कुछ पढ़ रही है। वो हैरान हुए कि इसके पास बकरियां, इसके पास खून है और ये जिस अंदाज में बैठी पड़ रही है और सामने एक अजीब सी मूरत है। वो उसी वक्त एक दूसरे को इशारा किया, क्या करें? उन्होंने कहा कोई गड़बड़ जरूर है। उनमें से 3-4 जो आगे थे वो आगे बढ़े और उन्हें अंदर जाके उस बुढ़िया को पकड़ लिया
और जैसे ही बुढ़िया को पकड़ा तो उसके अंदर से ऐसी चीखो पुकार शुरू हुई कि जैसे पहले से वो डर गई हो। अगर वो एक आम सी बुढ़िया होती, उसको पकड़ लेते तो वो आराम से बात करती, पूछती मुझे क्यों पकड़ा है, क्या हुआ है, क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन उसको जैसे ही पकड़ा तो वो इस तरह अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जिससे हम लोग डर गए कि ये बुढ़िया नहीं है, कोई और चीज़ है तो एक बुढ़िया ही लेकिन शक्ति वाली है, इसके अंदर कोई ताकत है। और जो ये कर रही थी, हमने फ़ौरन उसके बाजू पीछे बांध दिए और उसे कहा कहाँ है हमारी बकरियाँ, हमें पता है हमारी बकरियाँ तेरे पास हैं। तो वो डराना शुरू हो गई कि चले जाओ, इसी लम्हे चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। अब उन लोगों को यकीन आ गया कि मामला हमारा जो शक से शुरू हुआ था वो यकीन में बदल गया कि इसी ने किया है। हमने उसको वहीं पे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वो फिर बोल पड़ी कि तुम्हारी जो बकरियां थीं वो मैंने बलि चढ़ा दी है, ये मेरा शैतान है जो मुझे ताकतवर बना रहा है और उसी के आगे ही मैंने बलि चढ़ाई है, ये जो खून है तुम्हारी बकरियों का है। तो हमने पूछा तुम तो इतनी बूढ़ी हो, इतनी दूर दूर से तुमने बकरी कैसे चोरी की है? तुम तो बकरी चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि जब पहली बकरी चोरी हुई थी तो उसके बाद हम अलर्ट हो गए थे और इस अंदाज में पहरा देते थे कि हमारी बकरी कोई चोरी करे तो हमें पता लग जाए, तो तुम कैसे आकर लेके गई? उसने कहा मैं वहां पे जब आती थी तो तुम लोगों को नजर नहीं आती थी, और अगर कोई जाग भी रहा होता था तो उसको पता भी नहीं लगने देती थी कि मैं वहां पे मौजूद हूं। आज जिस अमल के दौरान तुमने मुझे पकड़ा है, इस अमल के दौरान तुमने मुझे बांध दिया है, इसलिए मेरी शक्ति अभी बंद सी गई है। तुमने मुझे बांध दिया है। और उन्हीं में से एक शख्स जोर से चीखा कि यार जब तक पुलिस को तो इतला कर दो। उनको याद आ गया कि ये सारा कुछ कर रहे हैं, पुलिस को तो इतला करें। और वो दो लोग भागे कि हाँ हम पुलिस को बुला के लाते हैं। और तभी एक शख्स जो मजबूती से उसके बाल पकड़े हुए था, जिसको अंदाजा हो गया था, उसी बुजुर्ग ने, जो उनमें एक बुजुर्ग भी था, उसने कह दिया था कि इसके बालों को मत छोड़ना, इसके बालों में ही सारी शक्ति है, इसके बाल छोड़ दिए तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। और तब उसने उनको बता दिया कि मेरी इतनी शक्ति है कि मैं जब तुम्हारे उधर आती थी तो आकर बकरियां लेके जाती थी, तुम लोगों को नजर भी नहीं आती थी। तो उस बुजुर्ग ने पूछा मुझे पता है तू अभी नुकसान नहीं कर सकती, तेरे बालों में ही तेरी शक्ति है, ये बता तू ये अमल किस लिए कर रही है, तू क्या करना चाह रही है, और तू बकरियों की ही क्यों भेंट चढ़ा रही है? तो उसने कहा इसलिए कि मुझे ताकत हासिल करनी है। मैं एक ऐसी डाइन बन जाऊंगी जो इतनी शक्ति वाली होगी कि जो चाहेगी वो कर सकेगी और वो मरेगी नहीं, वो एक लंबी उम्र तक जिएगी और उसके बाद जाके मरेगी। और उसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुकी हूँ। मेरा अमल बस मुकम्मल ही होने वाला था कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो इस तरह की कई बकरियां मैं तुम्हें ला के दे दूंगी, और तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितना तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसी शक्ति बस मिलने वाली है कि तुम जो चाहोगे मुंह से निकालोगे, मैं तुम सबकी मदद कर दूंगी, तुम सबको बहुत अमीर कर दूंगी। अगर तुम लोगों ने मुझे ना छोड़ा तो याद रखना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी शक्ति अभी तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं इसको छुड़वा लूंगी। अब लोग उससे डरना शुरू हो गए थे उसकी बातें सुन के। उनसे पूछा हमारी बकरियों की हड्डियां कहाँ हैं? तो उसने बताया ये जो मेरी झोंपड़ी है उससे आगे वो जो जगह है वहां पे पड़ी है, ये वाली इसलिए थी कि ये मैं फेंकना भूल गई थी। उन लोगों ने जाकर देखा तो वहां पे वाकई उस जगह पे हड्डियों का ढेर लगा था। शायद 4 बकरियां इनकी चोरी हुई थी, लेकिन वहां पे तो ढेर था हड्डियों का। और उस आखिरी सवाल उस बुजुर्ग ने उससे पूछा क्या तो इस शक्ति हासिल करने के लिए किसी इंसान की भी बलि चढ़ाती? उसने कहा हाँ, मुझे आखिर में एक इंसान की बलि चढ़ानी थी। मान लो मेरी बात, मुझे आज़ाद कर दो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। और उसी वक्त एक बंदे की आवाज़ आई बस पुलिस आने ही वाली है, वो लोग आने ही लगे हैं। तो उन्होंने कहा अब इसको यहीं पे छोड़ दो, बाकी मामला पुलिस देखेगी। उसने उसको बंधी हुई को, उसके पाँव बांधे हुए थे, हाथ बांधे हुए थे, वहीं पे फेंक दिया और उसका बाहर आकर इंतज़ार करने लगे। जो एक झोंपड़ी टाइप से बनी हुई थी, दरवाज़ा बना हुआ था, वो बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर
पुलिस गई तो उन्होंने देखा एक अंदर अजीबो गरीब सा मंजर था। अंदर से उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया था। जो भी कुंडा उसका झोंपड़ी का, मतलब झोंपड़ी एक होती है ना, एक वो गोल सी एक मकान सा जिसको छोटा सा होता है उसको झोंपड़ी कहते हैं, उसने अंदर से उसका दरवाजा बंद कर लिया था, कुंडी सी लगा ली थी। और पुलिस ने उस कुंडी को खटकाते रहे। जब उसने नहीं खोला तो उसने उस दरवाजे को तोड़ दिया। और जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर मंजर ये था कि उसकी गर्दन कटी हुई थी और ऊपर छत के साथ लटक रही थी और उसका वजूद दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था और यह नामुमकिन था। ये इस बात का सबूत था कि अंदर कोई भी नहीं गया क्योंकि कुंडी अंदर से लगी हुई थी और उसकी गर्दन ऊपर कटी हुई लटक रही थी और उसका वजूद दूसरी साइड पे पड़ा था और उसके जिस्म से जितना भी निकलने वाला खून था मजीद उस प्याले में जमा हो चुका था क्योंकि नीचे कोई भी खून नहीं था। और जो उसका नीचे वजूद जिस पे गर्दन काट के छत से लटकाई गई थी, बाकी नीचे वाला जो धड़ कटा पड़ा था उसी के ही हाथ में छुरी भी थी। उसने अंदर अपनी बलि चढ़ा दी थी और पूरा खून उस प्याले में जमा हो गया था। उसके बाद पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की और जो कुछ भी था वो सारा पता किया और उसके बाद पुलिस उसके वजूद को ले गई। हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पुलिस को ये यकीन आ गया था, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, वरना पुलिस शक करती है क्योंकि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और शैतान वो प्याला वो सब कुछ देख चुके थे, हम अपनी बकरियां भी दिखा चुके। पुलिस ने अपनी पूरी इंक्वायरी की और उसके बाद मामला हमें नहीं पता लगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद उस जगह पे लोगों ने उसको देखना शुरू किया कि उसका आधा धड़ बकरी का होता था और आधा धड़ एक हसीनो जमील औरत का। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि शायद उसने किसी इंसान की बलि चढ़ानी थी, वो किसी इंसान की बलि तो नहीं चढ़ा सकी, उसको अपनी बलि चढ़ानी पड़ी। इसी वजह से वो आधी तो चुड़ैल वो डाइन खूबसूरत बन गई, लेकिन नीचे वाला हिस्सा उसका बकरी का है और वो अक्सर लोगों को रातों को नजर आती है, इसलिए रात के टाइम वहां पे कोई भी सफर नहीं करता। हमारे चरवाहों ने भी उसको देखा है और उसमें से एक चरवाहा हमारा ऐसा भी था जिसने देखा और वो भागता हुआ खौफजदा घर आया और उसने आके सारा मंजर बताया। लेकिन उसी ही रात उसको शदीद बुखार हुआ और सुबह तक वो मर गया था। उसने पूरा हुलिया हमें बताया था कि नीचे से उसका धड़ इस तरह का है, वो सीधी खड़ी होती है, तो वो पूरा वही नक्शा खींच रहा था जो डॉक्टर ने देखा था उसको। और उनका कहना यह था कि हमारे 2 लोगों ने उसको देखा है और उसके बाद वो दोनों ही लोग इतने खौफजदा हुए हैं कि उनको रातों को बुखार हुआ है और वो चल बचे हैं। उसके बाद हमारे कई लोग यहाँ से जगह छोड़कर चले गए हैं, अपने मकानों को छोड़कर चले गए हैं। हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन रात के टाइम इसी ही सड़क पे, इसी ही रोड पे वो नजर आती है, इर्द गिर्द अभी तक कहीं किसी को नजर नहीं आई। डॉक्टर उसकी सारी बातें सुनता रहा और उसके बाद उनको खाना वाना खिलाया, उनकी आओ भगत जो थी वो की और उसको रवाना कर दिया। लेकिन उसके फौरन बाद ही वो फैसला कर चुका था कि मुझे अब यहां पे नहीं रहना। डॉक्टर मिश्रा ने कुछ अरसा, थोड़ा ही अरसा कहते हैं, वहाँ पे मज़ीद नौकरी की और अपना वहाँ से तबादला करा दिया। उनका कहना यह था कि मेरी तबीयत अब बेहतर नहीं है, मेरे वालिदैन को मेरी ज़रूरत है और वो मुझे बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना वहाँ से तबादला किया और वहाँ से चले गए। डॉक्टर मिश्रा कभी भी अपनी ये कहानी किसी को नहीं सुनाते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब वो बिल्कुल रिटायर्ड हो गए, कुछ भी नहीं करते थे, तो एक दिन वो मूड में थे और सारी फैमिली और सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन सबको उन्होंने वो सारी कहानी सुना दी और कहा, मैं नहीं चाहता मरने से पहले ये राज मेरे दिल में ही रहे। एक भड़ास सी हो गई है कि इस राज को मैं निकाल दूं। मेरे दिल में, मेरे सीने में एक बहुत बड़ा राज है। और फिर उन्हें वो सारी कहानी फैमिली को बैठकर सुना दी कि ये हुआ था। और उसके बाद मैं वहां से अपना तबादला करा के शहर आ गया था। कई रातों तक वो चेहरा मेरे सामने आता और मैं डर जाता था। फिर मैं कभी भी नहीं हंसा,
मेरे दोस्त जब भी कभी जिन, भूत और इस तरह की बातें करते थे, फिर मैं कभी कह के नहीं लगाता था, खामोश हो जाता था। मेरे दोस्तों ने कई दफ़ा मुझसे पूछा था, क्या बात है, अब तुम हंसते नहीं हो, अब तो मजाक नहीं उड़ाते, और मैं बात को टाल जाता कि नहीं, मुझे इस पे बात नहीं करनी। लेकिन जब तक मैं शहर में रहा, कभी भी कोशिश करता था मैं रात को सफ़र ना करूं या ऐसे वीरान रास्ते की तरफ ना जा सकूं जहां मैं डर जाऊं और वो सारे मंजर मुझे याद आ जाएं। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो मेरे सीने में एक बहुत बड़ा जो राज था आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज मैं मानता हूं जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, डाइन होती है। और ना सिर्फ ये अपना आप महसूस कराते हैं, बल्कि मेरे जैसा कोई अगर हंसने की कोशिश करे तो वो उसके साथ ऐसा करते हैं कि वो मरते मरते बचा है। उस दिन शायद मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी जिस वक्त उसने अपना सर काट के मेरी गोद में डाल दिया था, वरना मेरी जगह पे कोई और होता तो वाकई उसका दिल का दौरा पड़ जाता। मैं नहीं जानता मैं कैसे बच गया, लेकिन इस राज को मैंने राज ही रखा और आज ये राज आप लोगों को बता रहा हूं।